हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी शुरू तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आप दोनों को देखकर लग रहा है आपकी लव मैरिज ही हुई है, पक्का। महक ने गौरी और शिवाय को देखकर कहा। गौरी और शिवाय शिवांश के माँ बाप महक के पास ही सोफे पर बैठे हुए। नहीं, हम दोनों के अरेंज मैरिज है, गौरी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। और महक हैरानी से दोनों की शक्ल देखने लगी। हम दोनों सिविल क्राइम ब्रांच के वकील हैं, इसलिए अक्सर हम लोगों के एविडेंस कलेक्ट करने के लिए घर से दूर ही रहना पड़ता, जिस कारण हम लोग शिव को टाइम नहीं दे पाते। इसलिए हम दोनों हमेशा साथ में खुश रहते हैं ताकि हमारा बच्चा भी खुश रह सके। और शिवा जैसा लग रहा है वैसा नहीं है, बहुत नखरे हैं इसके। खाना बनाना उसकी हॉबी है, इसलिए वो अपनी हॉबी फॉलो करता है। और मुझे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं खाली टाइम में शिवांश के साथ खेल लेती। महक गौरी और शिवाय से बातें कर रही थी और शिवांश आज भी उसकी गोद में बैठा हुआ था। बनारस रेलवे स्टेशन एसी कंपार्टमेंट में एक लड़का दरवाजे के पास खड़ा बनारस के रेलवे स्टेशन को देख रहा था। उसकी उम्र करीब 20 साल थी और वो काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। ट्रेन चलना शुरू हो गई थी और वो लड़का यानी अमृत अंदर आ गया था। तभी एक लड़की भागते हुए ट्रेन के अंदर आ चढ़ी। उसे देख अमृत बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? टिकट है तुम्हारे पास? उसकी बात पर लड़की ने अमृत को धक्का दे दिया और बोली, हम तुमको बता रहे हैं, ज़्यादा चूचा किए ना तो देख लेना हम तुम्हारा क्या करेंगे। एक अनजान जगह, एक अनजान लोकेशन पर एक बड़े से अंधेरे कमरे में एक लड़की बेजान से पहले ही कई दिनों से ऐसे कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके बाल धूल से भरकर बुरी तरह बिखरे हुए थे। उसके होठों पर लगी चोट और उसका खून अब सूख चुका था। वो लड़की अपनी आंखें बंद किए कुर्सी पर झुकी हुई झूल रही, जैसे वो अपने होश में ही ना हो। न जाने कितने दिनों से उस लड़की के हाथों और पैरों में रस्सी बंधी होने के कारण अब उसके हाथ पैर पर नील पड़ चुकी थी। कमरे में फैली गैस अब बंद हो चुकी थी और उस लड़की को धीरे धीरे होश आने लगा था। उसके अपनी नशे से भरी आंखों पर जोर देते हुए जागने की कोशिश की और एक बार फिर खुद को उस कमरे में कैद पाकर उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। वो लड़की फिर से फूट फूट कर रोने लगी। कहाँ है अब भाई? ये लड़की कोई और नहीं, मीरा थी। इधर बनारस रेलवे स्टेशन के एसी कंपार्टमेंट पे एक लड़की बेधड़क खुशी चली आई और अमृत को धमकाने लगी। अमृत ने गौर से उसे देखा तो पाया कि वो लड़की दुल्हन के जोड़े में सजी हुई थी, जैसे अपनी शादी से भागकर आई। उस लड़की की जोर जबरदस्ती और बदतमीजी पर अमृत को गुस्सा आ गया। अमृत उस लड़की के कमर पर हाथ रखकर उससे खुद से दूर करते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी है? तमीज नहीं है बात करने का? और धमकी किसे दे रही हो तुम? हो कौन तुम जो यहाँ मेरे ही कंपार्टमेंट में आकर मुझे ही धमकी दे रही हो? अभी बुलाता हूँ टीटी को। वो लड़की मासूम सा चेहरा करके, हमको माफ़ कर दो यार, हम तुमसे बदतमीजी कर दी, लेकिन प्लीज़ हमको बचा लो। वो गुंडा हमसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है और हम वापस जाना चाहते हैं अपने शहर बरेली। ओ बरेली की बर्फ़ी, तुम यहाँ से निकलो, मुझे तुम्हारे झंझट में नहीं पड़ना। अमृत ने उस लड़की के हाथ पकड़कर कहा। तभी दोनों को किसी का बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़। अमृत जल्दी से उस तरफ जाने लगा तो उस लड़की ने अमृत का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। प्लीज़ ना, हमें बचा लो, तुम जो कहोगे हम करेंगे। प्लीज़ इस मुसीबत से हमको छुटकारा दिला दो, हमको बहुत मिचमिची हो रही है यार। अमृत उस लड़की से अपने हाथ को छुड़ाते हुए, डोंट टच मी, और दूर रहो मुझसे, जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, सीधे गले पड़ रही हो तुम। और अगर तुम्हें दिक्कत है तो जाकर पुलिस कंप्लेन करो ना, इस तरह से भागने का क्या फ़ायदा? वो लड़की अमृत की बात पर गुस्से से बोली, शाला हम प्यार से तुमको मदद मांग रहे और तुम हो कि भाव खा रहे। इतना बड़े अपने आप को गुड्डू स्वामी का छटा हुआ गुंडा समझ रहे होगा, और अभी लगाएंगे कान के नीचे 2 कनपट ना, सारा दिमाग रह जाएगा धरा का धरा। हमको नहीं जाना पुलिस कंप्लेन करने, तो तुम हमको काहे फोर्स कर रहे हो? और हम कौन सा तुम्हारी गोदी में बैठकर जाने वाले? भाई बस छोटा सा जगह दे दो हमको, हम चले जाएंगे, लेकिन नहीं, तुमको तो अपना धौंस जमाना है। अमृत का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसी गुस्से में उसने जाकर दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन अब तक ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी
और स्टेशन पीछे छूट चुका था। ये देखो, लड़की चैन की सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, धन्यवाद गुड्डू महाराज, बचा लिए हमको। अमृत एक नज़र उसे घूरने के बाद गुस्से में वहां से गया और ट्रेन का चेन खींचने लगा। ये देखो, उस लड़की ने जल्दी से अमृत को कमर से पकड़कर पीछे खींच लिया तो अमृत उसके ऊपर जा गिरा। वो लड़की अमृत को घूरते हुए बोली, अब साला हम बच गए तो भी तुमको दिक्कत है। किस मिट्टी के बने हो बे तुम, जो तुमको हमारी खुशी से इतनी मिचमिची लग रही है। तभी दोनों का एहसास हुआ कि ट्रेन रुक गई, लेकिन जब उस लड़की ने चैन की तरफ देखा तो पाया कि अमृत उस चैन को खींच नहीं पाया। ये देखो, लड़की अमृत को खुद से ऊपर से धकेल कर खड़ी हो गई और इधर उधर देखने लगी। तभी उस कंपार्टमेंट के दरवाजे पर फिर से तेज दस्तक हुई। अमृत गुस्से में बुरी तरीके से उस लड़की को घूरे जा रहा, फिर सीधा जाकर उसने दरवाज़ा खोल दिया और सामने देखकर चौंक गया। उसके सामने लगभग 15 हट्ठे कट्ठे आदमी खड़े हुए। एक आदमी जो कि उनका लीडर लग रहा था अंदर आकर उस लड़की को घूरते हुए बोला कि वैशाली जी, अपने इस आशिक के साथ भाग रही हो। अमृत उस आदमी की बात पर झट से बोला, एक्सक्यूज़ मी, ज़रा तमीज़ से बात करो, मैं इस लड़की को कोई नहीं जानता। चुप साले, 2 टके के लौंडे, हमारे सामने बोल रहा है, चल तुझको हम बताते हैं। उस आदमी ने अमृत की बात काट दी। उस आदमी ने अपने आदमियों को इशारा किया और उन लोगों ने अमृत और उस लड़की वैशाली को उठा लिया। अमृत चिल्लाते हुए बोला, तुम सब जो कर रहे हो ना, बिल्कुल सही नहीं। अगर इस बारे में मेरे भाई को पता चला ना तो तुम सब लोगों को छोड़ेगा नहीं। अरे काहे भाई भाई करके चिल्ला रहा है रे बुर्बक, जब तुम्हारे भाई को पता चलेगा ना तुम्हारा रिश्ता हम किसके साथ करवा रहे हैं तो भी समधी बनने के लिए तैयार हो जाएगा। उस आदमी ने आगे आगे चलते हुए कहा। तभी अमृत का फ़ोन बजने लगा। अमृत ने जल्दी से अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल कर देखा। उसके मोबाइल के स्क्रीन पर मृत्युंजय नाम फ्लैश हो रहा था। अमृत फौरन जल्दीबाजी में मृत्युंजय का कॉल अटेंड करने लगा। इतने में गुंडे ने उसका फ़ोन उठाकर पटक दिया और अमृत के कंधे को थपथपाते हुए बोला, अरे अब तुम यहाँ के होने वाले जमाई हो गए, ज़रा खुद को काबू में रखो वरना हम खातिरदारी बहुत अच्छा करते हैं। शाला आदमी मरते दम तक नहीं भूलता और तुम्हारा तो अभी शुरू होने वाला है। अपने आप को इस मुसीबत में फंसा देख अमृत खींच गया और इसी मुसीबत की जड़ वैशाली को घूरने लगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें जान से मार दूंगा मैं। वैशाली अमृत पर चिल्लाते हुए बोली, शाला हमको धमकी देते हो, जान से मार देंगे। तुमको एक तो बचाने के लिए कहा तो नखरे दिखा रहे और अब देखो कैसे हमसे किचकिच कर रहे हैं। अमृत बस अंदर ही अंदर जल भूनकर बुरी तरीके से वैशाली को घूर रहा था। वे गुंडे उसे स्टेशन से उठाकर बाहर ले और दोनों को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा दिया। इसके बाद उनकी गाड़ी तेज रफ्तार में वहां से चल पड़ी। वो सारी गाड़ियां आकर काशी विश्वनाथ के घाट के बाहर रुकी और अमृत और वैशाली को जबरदस्ती गाड़ी से बाहर लाया गया। अमृत उन लोगों से छूटने की कोशिश कर रहा था और अब उसे गुस्सा भी आ रहा था कि उसने क्यों शोभित की बात न मानकर फ्लाइट नहीं ली, बल्कि क्यों अपनी मनमानी करते हुए ट्रेन में सफ़र कर रहा था। ये सब सोचते हुए अमृत ने गौर से अपने चारों तरफ नज़र डाले। वहाँ गुंडों की लाइन लगी थी। उन गुंडों को देख अमृत की सिट्टी पिट्टी लगभग गुल हो गई। अमृत वैशाली की तरफ देखते हुए धीरे से उसके कान में बोला, तुम कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगे? यहाँ पर हो क्या रहा है और तुम इन लोगों को रोक क्यों नहीं रही हो? क्या बकवास है ये सब? अगर हम सबको रोक सकते थे तो हमें यहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सभी तुम्हारे होशियारी की वजह से हुआ है। अगर तुम ज़्यादा अपना दिमाग नहीं ठनकाते ना तो अभी हम दोनों यहाँ से बाहर निकल चुके होते। वैशाली ने अमृत पर बरसते हुए कहा। अमृत वैशाली को घूरते हुए बोला, व्हाट यू मीन? तुम्हारी अंग्रेजी के चक्कर में हम तुमको जान से मार देंगे। हम बता रहे हैं, हमको भी अंग्रेजी आती है, लेकिन साला हम तुम्हारी तरह शो ऑफ तो नहीं कर रहे हैं ना। अमृत वैशाली की बात पर गुस्से से, पहले तो तमीज़ सीख लो बात करने की। हाँ, तुम तो किलो किलो भर तमीज़ लेकर पैदा हुए।
और हमको अकेले यहाँ सिखा रहे हो। भाई पूरे बनारस को सिखा दो, इन गुंडों को भी सिखा दो, शायद तुम्हारी बात अच्छे से समझ पाए। शाला हमको तमीज़ सिखाता है। वैशाली उसे इग्नोर करके सामने खड़े गुंडों से कहाँ है रे मामा, बता हमको, हम यहाँ हैं और काफ़ी अच्छा नाम रोशन कर रही हो आप हमारा। एक करीब 60 साल के आदमी की आवाज़ सुनाई दी। वैशाली और अमृत ने दोनों उस आदमी की तरफ नज़र घुमाई। उसने धोती पैजामा पहना हुआ था और गले में गमछा लटकाया हुआ था। ये थे देवराज सिसोदिया, वैशाली के मामा, जो बनारस के जाने माने ठेकेदार थे और वैशाली पिछले 1 साल से उनके साथ ही रह रहे थे, क्योंकि वैशाली की मां की मौत हो गई थी, जिनकी अस्थियां वैशाली वहां पर प्रभावित करने आई थी और वहीं के होकर रह गई थी। लेकिन अचानक उन्होंने वैशाली की शादी अपने दोस्त के बेटे से तय कर दी थी, जिससे वैशाली शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वहां से भाग रही थी। मामा, हम कह रहे हैं ना, हमको उस लल्लन से शादी नहीं करना है, हमको जाने दो यहाँ से, हमको नहीं रहना यहाँ पर। लेकिन तुम हो कि साला धोती पहनकर हमारे पीछे पड़े हो। ये तमाशा देख अब घाट पर मौजूद आम लोग कानाफूसी करने लगे थे। देवराज वैशाली के बात को अनदेखा करते हुए अमृत के सामने जाकर बोले, क्यों, तुम हो वो लवंडे जिसके साथ ये भाग रहे थे? साला तुम्हारे में इतना हिम्मत है कि तुम हमारे इलाके में आकर हमारे घर की बेटी को भगा कर ले जा रहे, बड़े जिगरे वाले लगते हो। अमृत देवराज की बात पर अपना पक्ष रखते हुए कहने लगा, एक्सक्यूज मी, चुप, बिल्कुल चुप। हमारे इलाके में आकर हमारे होने वाली लुगाई को लेकर भाग रहा है, हम तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, साले तुमको तो अभी मार देंगे। बीच में ही कहते हुए लल्लन ने अमृत के सिर पर बंदूक तान। ये देख वैशाली झट से उस गुंडे से खुद को छुड़ाकर अमृत के आगे खड़े हुए थे। लल्लन से बोले, ये लल्लन, हम तुमको पहले ही बोले थे ना कि हमको तुम्हारे जैसे फटी चड्डी से शादी करने का कोई शौक नहीं है, तो तुम काहे साला लुंगी पहनकर हमारे पीछे पड़ रहे हो बे? लल्लन देवराज की तरफ देखते हुए बोला, काका समझा दो अपनी भांजी को, इस तरह से सबके सामने हमारी बेइज्जती ना करे, वरना तुम सोच रहे हो ना कि क्या कर देंगे हम। देवराज लल्लन की बातों को इग्नोर कर वैशाली से बोला, तुम क्या चाहती हो? हमको और इस लड़के को यहाँ से जाने दो और हम कुछ नहीं चाहते। देवराज ने अमृत की तरफ देखते हुए वैशाली से पूछा, अच्छा हम तुमको जाने दें? क्या लगता है ये लड़का तुम्हारा होने वाला मर्द लगता है? हमारा भाग कर शादी करने वाले थे इससे, काहे कि हमको इस फटी चड्डी से शादी नहीं करना है। खुद की तो हालत मरे हुए कुत्ते की जैसी, और हमसे शादी करके हमें भी कुतिया बनाना चाहता है। ये सुन अमृत की आंखें फटी रह गईं। लल्लन अमृत पर गन तान कर वैशाली से बोला, हमको तुम पर यकीन नहीं, हमको पता है तुम झूठ बोल रही हो ताकि तुम्हें हमसे शादी ना करना पड़े। ये लड़का शहरिया है और तुम कभी शहर गए नहीं, तो तुम्हारा इसके साथ चक्कर कैसे हो सकते हैं? अमृत लल्लन की बात पर जल्दी से बोला, एक्चुअली मैं भी यही कहने वाला था, मैं भी नहीं जानता। लल्लन ने बंदूक को अमृत के सिर में ढगाते हुए कहा, चुप, तुझसे बात हुई क्या यहाँ पर हमारी? नहीं ना, तो साला तू काहे पटर पटर बोल रहा है बे? अमृत का चेहरा एक तरफ झुक गया और मन में बोला, एक बार बस मेरा फ़ोन मेरे हाथ आने दो, फिर तुम सबकी अर्थियाँ ना उठवा दे तो मेरा नाम भी अमृत सारंग ने। देवराज वैशाली की तरफ देखते हुए बोला, तुमने अभी कहा कि तुमको ये लड़का पसंद है, तो ठीक है, मंडप तैयार है, पंडित जी यहाँ पर बैठा हुआ है, शादी की रस्म शुरू करते हैं। ये सुनकर अमृत, वैशाली और लल्लन तीनों शॉक्ड हो गए और फटी आंखों से देवराज को देखने लगे। मृत्युंजय, महक और शोभित तीनों आसाम पहुंच चुके थे। उनकी जेट सीधा हवेली के बड़े से गार्डन में आकर लैंड हुई थी। मृत्युंजय महक को लेकर बाहर आया और उनके पीछे शोभित भी बाहर आ गया। महक चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाती हुई आगे बढ़ रही थी। वह जगह वाकई बहुत खूबसूरत, वो गार्डन करीब 12 डिसमिल में फैला हुआ था। चारों तरफ नज़र घुमाते हुए महक की नज़र सामने बनी आलीशान हवेली पर पड़ी, जिसकी कारीगरी इतनी मनमोहक थी कि कोई भी उसकी तरफ खींचा चला जाए, और यही महक के साथ भी हुआ।
उसके कदम खुद ब खुद उस हवेली की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक से मृत्युंजय ने पीछे से महक का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। महक, हम 2 दिन बाद यहाँ से वापस मुंबई के लिए निकलेंगे, लेकिन इस बीच तुम्हें मेरे दादा और दादी के दिल में अपनी जगह बनानी होगी, वरना तुम सारंग परिवार की बहू नहीं बन पाओगे। ये सुन महक थोड़ा टेंशन में आ गई और बोली, लेकिन मैं ये कैसे करूँगी? शोभित उनके बीच में इंटरप्ट करते हुए बोला, भाभी, एक ज़रूरी बात है। ये जगह जितनी खूबसूरत है, यहाँ के लोग उतने ही बदसूरत हैं। ये सुन महक असमंजस में उसे देखने लगी। उसकी उलझन को खत्म करते हुए मृत्युंजय बोला, महक, इस घर में जो कोई भी रहता है उनसे तुम्हें किसी भी तरह की कोई बात करने की ज़रूरत भी नहीं। तुम्हें सिर्फ दादा और दादी पर ध्यान देना है। ओके। महक को मृत्युंजय के लहजे में इस घर के लोगों के लिए नफरत और गुस्सा दोनों महसूस हो रहा था। उसने जल्दी से हाँ में अपना सिर हिला दिया। वो तीनों फिर से आगे बढ़ गए। तभी पीछे से शोभित ने मृत्युंजय के कान में चिंता करते हुए कहा, भाई, हम यहाँ आ गए, वे सब तो ठीक है, लेकिन भाभी यहाँ के लोगों को कैसे संभालेगी? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मृत्युंजय ने अपने ही एटीट्यूड में कहा, भाई, एक और बात पूछनी थी। शोभित ने मृत्युंजय को रोकते हुए कहा, आपकी अमृत भाई से कोई बात हुई? उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। शोभित ने जल्दी से आगे कहा, यस, मैंने भी उसे कॉल करने की कोशिश की। आई डोंट नो वाई, उसने मेरा कॉल पिक नहीं किया था। मृत्युंजय सोचते हुए बोला, भाई, होप वो ठीक हो। शोभित ने चिंता करते हुए कहा और मृत्युंजय उसकी शक्ल देखने लगा। अमृत और वैशाली की शादी वाली बात पर जहां उन दोनों को झटका लगा था, वहीं लल्लन ने यह बात सुन बौखला गया। काहे रे, हमको वैशाली से शादी करना है और आप इसकी शादी अब किसी और के साथ? लल्लन कह रहा था कि तभी देवराज ने अपने आदमियों की तरफ देखकर कुछ इशारा किया, तो उसके आदमियों ने लल्लन को पकड़ लिया और साइड में करने के लगे। वैशाली देवराज की बात पर बिल्कुल पत्थर की तरह जम चुकी थी, तो वहीं अमृत का तो ऐसा हाल था मानो जैसे उसे सांप सूंघ गया। वो बस बदहवास अपने सामने खड़े गुंडों को देखे जा रहा था। चलो वैशाली। तभी देवराज की आवाज़ से दोनों वापस होश में। आप गलत, मेरी बात। अमृत कुछ कहने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी देवराज के आदमी उसे जबरदस्ती उठाकर मंडप की तरफ ले जाने लगे। वैशाली, जो पहले से ही शादी के जोरे में थी, अब जबरदस्ती शादी के मंडप तक भी पहुंच गई थी। उसे मंडप तक जबरदस्ती लाने वाले गुंडे ने कहा, वैशाली दीदी, समझा रहे हैं तुमको, चुपचाप शादी करो अपने मर्द के साथ, ताकि हमारे काका जी ने जो वादा अपनी बहन के साथ किया था वो पूरा हो जाए और तुम अपने ससुराल चले जाओ। और कुछ साल बाद हमको मामा कहने वाला एक लल्ला साला यही सारी फैमिली प्लानिंग कर ले तू। वैशाली ने उसकी बात काटकर गुस्से में, अभी हम अपने ससुराल वाले तक नहीं मिले। और उसकी बात पर उसके बगल में बैठे अमृत ने अपनी मुठ्ठियाँ कस ली और अपने दांत भींचते हुए बोला, यू वेट एंड वॉच, तुम्हारा क्या हाल करता हूँ मैं। तुम्हारे कारण मैं इस घटिया सी जगह पर और इन घटिया गुंडों के बीच में फंसा हूँ, और अब ये ज़बरदस्ती की शादी छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। अरे तो का हम तुमसे शादी करने का शौक चढ़ा है का? हम कौन सा तुमसे शादी करने के लिए मरे जा रहे हैं? शाला, हम तो तुमको जानते तक नहीं। वो मोहरे मैया, कहाँ फंस गए रे हम। वैशाली ऊपर आसमान की तरफ देखकर ठसकने लगी और इधर पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ये देख अमृत छटपटाने लगा तो उसके पीछे खड़े गुंडे ने उसके सिर पर चपेट मार दी। वैशाली ने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह छिपा लिया। दोनों ही इन गुंडों के सामने बेबस पड़ चुके थे। शादी की रस्म आगे बढ़ी और पंडित जी ने अमृत को वैशाली की मांग में सिंदूर भरने को कहा, लेकिन अमृत टस से मस तक नहीं हुआ। उसने सिंदूर की तरफ देखा। हड़बड़ा कर अमृत ने वैशाली की मांग में सिंदूर भर दिया और मंगलसूत्र भी पहना दिया। विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी के इस अनाउंसमेंट ने
अमृत और वैशाली को हिलाकर रख दिया। दोनों बेबसी और नफरत के साथ एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आशाम सारंग हवेली में मृत्युंजय और शोभित अभी गार्डन में खड़े अमृत के बारे में एक दूसरे से पूछ ही रहे थे कि तभी उन्हें एक भारी रूपदार आवाज़ सुनाई। मृत्युंजय, सारंग तुमसे कहा था ना यहाँ मत आना। मृत्युंजय, महक और शोभित तीनों सामने उस बड़ी सी हवेली के गेट पर देखने लगे जहाँ एंट्रेंस पर 70 साल के रविंद्रनाथ सारंग खड़े थे। मृत्युंजय महक का हाथ पकड़कर उनके पास गए और सामने खड़े होते हुए दोनों ने रविंद्रनाथ जी का आशीर्वाद लिया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।